हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल एम के केमिकली योर्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 11th का फर्स्ट लेसन सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्यारे बच्चों, ये जो लेसन है आपके सिलेबस का पहला लेसन है और ये केमिस्ट्री में आगे की आपकी जो नींव है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी चैप्टर से आप सब कुछ वो भाषा सीखेंगे जो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसमें हम चैप्टर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों जो हमारे सामने आती है वो है रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री हम किसे कहेंगे, ये सबसे पहले हमें जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए बच्चों, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसमें आप पदार्थ की संरचना, पदार्थ के गुणधर्म, पदार्थ का संगठन और उनमें होने वाले अंतर परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री पदार्थ के साथ डील करती है। पदार्थ अर्थात द्रव्य या मैटर, इसके साथ केमिस्ट्री डील करती है। रसायन विज्ञान को हमने कुछ भागों में विभाजित किया हुआ है। वैसे तो आज के समय में किसी भी विज्ञान की अपनी कोई एक होल सोल ब्रांच नहीं रह पाई है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर हम केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो हमने इसके लिए कुछ ब्रांच बनाई है, जिनमें पहली ब्रांच है अकार्बनिक रसायन। इस शाखा में हम कार्बन के कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के यौगिक तत्व का अध्ययन करते हैं। कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक। तो कार्बनिक यौगिकों को अगर हम छोड़ दें तो कार्बन के बाकी सभी यौगिक और बाकी बचे हुए तत्वों के सभी यौगिकों के बारे में अकार्बनिक रसायन में अध्ययन किया जाता है। आप इसके अंदर धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, अम्लों के बारे में पढ़ेंगे, क्षारों के बारे में पढ़ेंगे, लवण के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी शाखा है कार्बनिक रसायन। आज के समय में ये केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच मानी जाती है। इसमें हम कार्बन से बनने वाले कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्कोहल हैं, शुगर्स हैं, अमीनो अम्ल हैं, प्रोटीन हैं, वसा हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, बाकी जितने भी कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिकों में आएंगे उन सब का अध्ययन कार्बनिक रसायन में किया जाएगा। तीसरी शाखा का नाम है भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। इस शाखा में हम केमिस्ट्री में यूज होने वाले अलग अलग भौतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ऊष्मागतिकी के सिद्धांत हैं, रासायनिक बल गतिकी के सिद्धांत हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सिद्धांत हैं। तो इन सिद्धांतों का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाएगा उसको आप कहेंगे भौतिक रसायन। चौथी मेन ब्रांच का नाम है विश्लेषणात्मक रसायन या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये एक प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई ब्रांच है और इसमें हम पदार्थ की संरचना, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ के गुणों का विश्लेषण करते हैं। ये भी फिर दो प्रकार की हो जाती है, एक गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव और दूसरी मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव। गुणात्मक विश्लेषण में आप इस बात का अध्ययन करते हैं कि किसी पदार्थ के अंदर क्या क्या उपस्थित है, उसकी जो पहचान करने का काम है वो गुणात्मक विश्लेषण में किया जाता है। जबकि वे कितनी कितनी मात्रा में उपस्थित हैं, इसका अध्ययन मात्रात्मक विश्लेषण में किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम साधारण नमक की बात करते हैं, तो साधारण नमक में कौन कौन से तत्व हैं ये जानकारी करना गुणात्मक विश्लेषण है। और उसमें ये तत्व कितनी कितनी मात्रा में है, यानी उसमें सोडियम कितनी मात्रा में है, क्लोरीन कितनी मात्रा में है, इसका अध्ययन करना ये गुणात्मक विश्लेषण है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो शाखा है बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन। ये ब्रांच लिविंग बींग्स के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करती है।
जैसे हमारे अंदर होने वाला डाइजेशन है, पाचन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया है, रेस्पिरेशन, डीएनए संश्लेषण है, प्रोटीन का संश्लेषण है, ये सब किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से होते हैं, इन सब की जानकारी बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। अगली जो ब्रांच है वो है पर्यावरणीय रसायन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रभाव हमारी लाइफ पर किस तरह से होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। यानी बेसिकली हम इसमें प्रदूषण के बारे में जानकारी करते हैं। तो देखिए, ये कुछ मेन ब्रांच हैं केमिस्ट्री की। अब हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव है। ये न केवल विज्ञान की दूसरी शाखाओं के साथ सीधी जुड़ी हुई है, बल्कि हमारा जो दैनिक रूटीन है उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं ये कहूं कि केमिस्ट्री इस यूनिवर्स में पूरी तरह से व्याप्त है, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सुबह उठने से लेकर के और रात को सोने तक हम केमिस्ट्री का इतना अधिक प्रयोग अपनी लाइफ में करते हैं कि हम यही कह सकते हैं कि केमिस्ट्री हमारे जीवन में सर्वव्यापक है। लेकिन फिर भी हम इसके कुछ मेन मेन जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले हम बात करेंगे कि दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। आप देखिए, जो दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, जैसे साबुन है, डिटर्जेंट है, टूथपेस्ट है, सौंदर्य प्रसाधन है, परफ्यूम है, इन सब का निर्माण केमिस्ट्री से होता है। खाना पकाने, बर्तन साफ करने, कपड़े धोने, विभिन्न प्रकार के अचार, जैम, जेली बनाने, इन सब में भी केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा रोल है। अगर आप बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो जो दवाइयां हैं, मेनली जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो वैक्सीन्स हैं, जीवन रक्षक दवाइयां हैं, इन सब का निर्माण रसायन विज्ञान के बिना असंभव है। इसके अलावा कैंसर, मधुमेह, रक्तचाप जैसी बीमारियों का इलाज भी उन्हीं दवाओं से किया जाता है जिन्हें हम रसायन विज्ञान की हेल्प से बनाते हैं। जैसे आप देखिए कि कैंसर के इलाज में प्रयोग होने वाली एक मुख्य दवा सिस्प्लेटिन, ये एक उप सह संयोजी यौगिक है और रसायन विज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। इसी तरह एक बीमारी है एड्स, इसके इलाज के लिए जो मुख्य दवाई AZT का प्रयोग होता है, ये भी एक रसायन है। तो आप ये कह सकते हैं कि बिना केमिस्ट्री के तो दवाइयां बनाई ही नहीं जा सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं कृषि में। कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए आपको फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर फर्टिलाइजर्स नहीं होंगे तो ज़्यादा फसल आप नहीं उगा सकते, कीटनाशक नहीं होंगे तो भी आप फसलों को नहीं बचा सकते। आज के समय में तो जो सीड्स हैं, जो फसलों के लिए जो बीज हैं, उनको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भी केमिकल्स का प्रयोग होता है। अगर आप बात करते हैं कि उद्योग और तकनीकी क्षेत्र में केमिस्ट्री किस तरह से काम करती है, तो आप देखिए, कागज है, प्लास्टिक है, सीमेंट है, रंग है, शीशा है, बैटरी है, पेट्रोलियम है, फाइबर है, रबर है, इन सब का निर्माण किससे होता है? केमिस्ट्री की टेक्निक से ही आप कर सकते हैं। कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, LED पैनल्स हैं, सौर पैनल्स हैं, इन सब के निर्माण में भी केमिस्ट्री से जुड़ी हुई नॉलेज का प्रयोग आवश्यक है। पर्यावरण को संरक्षित करने में भी केमिस्ट्री की भूमिका है। देखिए बच्चों, यहाँ एक कड़वा सच भी है कि पर्यावरण को खराब करने में एक बड़ा रोल भी केमिस्ट्री का रहा है। स्टार्टिंग में इन बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया, केवल नई नई खोज करने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन बाद में जब ये पाया गया कि हमारे पर्यावरण को आधुनिक तकनीकें नष्ट कर रही हैं, तो इनको बचाने के प्रयास में भी केमिस्ट्री की बड़ी भूमिका है। देखिए, आज के समय में हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जल शोधक संयंत्र, कार्बन फिल्टर, बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल पदार्थ, इन सब का निर्माण भी केमिस्ट्री की हेल्प से ही कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान अब ना हो पाए। वैज्ञानिक अनुसंधान में अंतरिक्ष से जुड़े हुए अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए अनुसंधान, बायो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी आधुनिक क्षेत्र हैं, इन सब में भी केमिस्ट्री बढ़ चढ़कर भाग लेती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है, ये हमारे जीवन का आधार है।
इसके बिना हम आज का जो आधुनिक जीवन है इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे जीवन को सुरक्षित रखने में, स्वस्थ रखने में, सरल रखने में, समृद्ध करने में केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए बच्चों, हमने केमिस्ट्री की परिभाषा को पढ़ा, केमिस्ट्री की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं उनको पढ़ा, केमिस्ट्री हमारे लिए किस तरह महत्वपूर्ण है हमने इसको पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं उस टॉपिक की ओर जिसका अध्ययन केमिस्ट्री में किया जाता है, यानी द्रव्य या फिर पदार्थ या फिर मैटर। तो मैटर या पदार्थ या द्रव्य क्या होता है इसको परिभाषित हम करेंगे। देखिए बच्चों, वो सब कुछ जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसका कोई आयतन होता है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ है। जिसका द्रव्यमान है, जिसके पास द्रव्यमान है, जो आयतन घेरता है, आप उसको पदार्थ कहेंगे। तो अगर आप इस परिभाषा को देखें तो आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, जैसे एक क्लासरूम के अंदर एक ब्लैक बोर्ड है, मेज है, कुर्सियां हैं, पंखे हैं, दरवाजे हैं, चौक है, डस्टर है, आपकी किताबें हैं, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सभी पदार्थ कहलाएगा। तो यदि आपको परिभाषा देनी है तो आप क्या कहेंगे? वह सब कुछ जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ है। तो ये तो हुई पदार्थ की परिभाषा। अब पदार्थ का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे ये भी हमें सीखना होगा। लेकिन इससे पहले हम एक बार फिर ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि पदार्थ की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, यानी किन आधार पर आप उसे पदार्थ कहेंगे। देखिए, इसका द्रव्यमान होता है। अगर कोई पदार्थ है तो उसका द्रव्यमान होगा। यह स्थान घेरता है। अगर कोई पदार्थ है तो वो जगह भी घेरेगा। इसमें कण होते हैं और जो निरंतर गतिशील रहते हैं, और इसकी अलग अलग भौतिक अवस्थाएं भी होती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो पदार्थ हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सभी पदार्थ हैं। अब पदार्थ का जब आप वर्गीकरण करते हैं तो इसके लिए आपको दो तरीके उपलब्ध हैं। एक भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना, और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना। एक बार हम ब्रीफ में बात कर लेते हैं भौतिक गुणों की और रासायनिक गुणों की। देखिए, पदार्थ के ऐसे गुण जिनमें पदार्थ का संगठन परिवर्तित नहीं होता। पदार्थ के जिन गुणों की वजह से पदार्थ का संगठन परिवर्तित नहीं होता, आप उनको भौतिक गुण कहेंगे। और जिनमें पदार्थ का संगठन परिवर्तित हो जाता है, आप उनको रासायनिक गुण कहेंगे। तो चलिए पहले हम भौतिक रूप से पदार्थ को किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं हम वो पढ़ेंगे। सामान्य तौर पर भौतिक रूप से पदार्थ तीन प्रकार का होता है: ठोस, द्रव और गैस। ये सबसे सामान्य रूप है। एक सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट और एक गैसियस स्टेट। हाँ, ये बात और है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में पदार्थ की कुछ अन्य अवस्थाएं भी पाई जाती हैं, जिनमें से एक है प्लाज्मा और दूसरी है बोस आइंस्टीन संघनन। देखिए, तीन स्टेट तो नॉर्मल है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ये दो जो स्थितियां हैं ये विशेष कंडीशंस में ही आती हैं। आप नॉर्मली इनको नहीं जान सकते। और मजेदार बात क्या है कि ये दोनों स्थितियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत भी हैं। कैसे? थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं। देखिए, प्लाज्मा अवस्था तब उत्पन्न होती है जब तापमान बहुत अधिक ज्यादा हो। बहुत हाई टेम्परेचर पर किसी भी गैस में से जब उसके इलेक्ट्रॉन्स अलग कर दिए जाते हैं तो आपको एक आयनित गैस मिलती है। आयनित गैस ये आपको कब मिलेगी? जब आप हाई टेम्परेचर पर जब आप किसी गैस के इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से अलग कर देंगे तो उस स्टेट का नाम प्लाज्मा है। और ये केवल तभी पॉसिबल है जब तापमान बहुत उच्च हो। दूसरी तरफ बोस आइंस्टीन संघनन ये स्थिति तब प्राप्त होती है जब आप पदार्थ को अत्यधिक ठंडा कर देते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत स्थितियां हैं। एक को बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा और एक को बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होंगे कि पदार्थ के जो सभी परमाणु हैं वो इतने ठंडे हो जाएंगे कि वो नजदीक आकर के सभी परमाणु एक परमाणु के रूप में काम करने लगेंगे। तो उस स्टेज का नाम है बोस आइंस्टीन संघनन। ठीक है, तो
हम बेसिकली जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पहले ठोस अवस्था की। देखिए, पदार्थ की ठोस अवस्था तब कही जाती है जब उसका आकार और उसका आयतन दोनों निश्चित हो। जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी जो क्लासरूम है उसमें मेज है, चेयर्स हैं, इनका आकार आप देखते हैं कि नहीं बदलता। आप रोज क्लास के अंदर आते हैं तो आपको वो उसी आकार की मिलती है। क्लास में जो ब्लैक बोर्ड है वो भी उसी आकार का मिलता है, जो फैन लगा हुआ है वो भी उसी आकार का मिलता है, और उनका आयतन भी निश्चित ही रहता है। तो यदि किसी अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हों तो आप उसको ठोस अवस्था कहेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली लिंक्ड रहते हैं। बहुत पास पास वो पार्टिकल्स होंगे और एक दूसरे से मजबूती के साथ बंधे हुए होंगे। इनके बीच में जो खाली जगहें हैं वो बहुत कम होंगी, और इनके बीच में जो आकर्षण बल होंगे वो बहुत प्रबल होंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये कण कहीं भी नहीं जा पाते। सभी कण क्योंकि आपस में बंधे हुए हैं तो ये सारे कण एक दूसरे के साथ ही चिपके रहते हैं, यानी इनमें कोई प्रवाह नहीं हो सकता, ये बह नहीं सकते। इवन ये अपनी जगह को भी नहीं छोड़ सकते। बस ये क्या कर सकते हैं कि अपनी जगह पर बैठे बैठे ही बस कंपन कर सकते हैं एक ही जगह पर, यानी इनके अंदर केवल कंपन गति ही पाई जा सकती है। तो देखिए, ठोस अवस्था आप किसे कहेंगे? जिसका आकार निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित हो, वो ठोस अवस्था है। द्रव अवस्था के बारे में बात करेंगे। देखिए, इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता। आयतन निश्चित होता है लेकिन इनका आकार नहीं निश्चित होता। और आप इन्हें जिस भी वेसल्स या बर्तन के अंदर रखेंगे ये उसी का आकार लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, द्रव अवस्था में कणों के मध्य कुछ दूरी अधिक होती है। देखिए, ठोस अवस्था में तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी ज्यादा जगह होती है, यानी इनके बीच का जो अंतरकाशीय अवकाश है वो ठोस अवस्था के मुकाबले ज्यादा होता है। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगते हैं वो भी ठोस अवस्था के मुकाबले दुर्बल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये प्रवाह तो कर सकता है लेकिन अपनी एक निश्चित लिमिट से दूर नहीं जा सकता। यही वजह है कि इनका आकार तो निश्चित नहीं है लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। जैसे पानी है, दूध है, तेल है, अल्कोहल है, ये सभी क्या होंगे? द्रव अवस्था। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी अवस्था की। देखिए, गैसीय अवस्था में न तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। दोनों में से कोई भी निश्चित नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ऐसा होने की वजह से इनके बीच के अंतरकाशीय अवकाश बहुत अधिक हो जाते हैं, जबकि इनके मध्य के आकर्षण बल अति दुर्बल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको जहां तक जगह मिलती है ये वहां तक फैलते चले जाते हैं। तो आकर्षण बल बहुत कम है, इसलिए इनके कण बहुत गतिशील अवस्था में रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या आप किसी भी गैस का नाम ले सकते हैं। तो इस तरह से ठोस के पास आयतन और आकार दोनों निश्चित हैं, गैस के पास दोनों ही अनिश्चित हैं, जबकि द्रव के पास एक निश्चित है और एक अनिश्चित है। तो हम इन तीनों को कंबाइंड रूप से एक बार देख लेते हैं। अगर हम आकार की बात करें तो ठोस में निश्चित, द्रव में अनिश्चित, गैस में अनिश्चित। अगर आयतन की बात करें तो ठोस में निश्चित, द्रव में भी निश्चित, लेकिन गैस में अनिश्चित। अगर इनकी प्रवाह क्षमता की बात करें तो ठोस में प्रवाह नहीं हो सकता, लेकिन द्रव और गैसों में प्रवाह हो सकता है। अगर कणों की मध्य की दूरी की बात करें तो ठोस अवस्था में बहुत ही कम, गैस अवस्था में बहुत अधिक, और द्रव अवस्था में मध्यम, न बहुत ज्यादा न बहुत ही कम। संपीड़नीयता यानी कंप्रेसिबिलिटी, मतलब किसी वस्तु को दबाना। देखिए, अगर आप किसी ठोस को दबाएंगे तो वो दबता नहीं है। आपके कमरे में जो चेयर है, टेबल है, अगर आप उन्हें दबाना चाहेंगे वो नहीं दबेंगे, क्योंकि उनके बीच में अब जगह बाकी ही नहीं है। वो और कितना अंदर जा सकते हैं क्योंकि जगह ही नहीं बची हुई है। द्रव को आप थोड़ा दबा सकते हैं और गैस को आप बहुत अधिक दबा सकते हैं, क्योंकि गैस के कणों के मध्य में बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है, तो आप गैस को बहुत ज्यादा दबा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब रासायनिक रूप से अगर हम द्रवों का वर्गीकरण करेंगे तो कैसे करेंगे? ये संगठन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो रासायनिक रूप से द्रव मुख्य रूप से शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, दो प्रकार के होते हैं।
अब हम एक एक कर बात करेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या हैं और मिश्रण क्या हैं। तो पहले हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की, प्योर सब्सटेंसेस की। देखिए, अगर कोई एक पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ, उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के कण, अगर वे परमाणु हैं तो भी वो एक ही प्रकार के होने चाहिए, और अगर वो अणु हैं तो भी वो एक ही प्रकार के होने चाहिए, तो आप उन्हें कहेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। तो पहले हम बात करते हैं तत्व के बारे में। वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हैं, उनको तत्व कहते हैं। यानी उनमें जो कोई भी जो दूसरी चीज है वो नहीं है, सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु हैं, और आप इनको किसी भौतिक प्रक्रम या किसी रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते। तो इनको आप क्या कहेंगे? इनको आप कहेंगे तत्व। जैसे हाइड्रोजन यानी H एक तत्व है, ऑक्सीजन यानी O ये भी एक तत्व है, आयरन Fe, तांबा यानी कॉपर Cu, ये सभी तत्व हैं। तो तत्वों की पहचान क्या है कि इनमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, इनको किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकेगा। अब जितने प्रकार के परमाणु हैं उतने ही प्रकार के तत्व हैं। हालांकि हमारे पास जो आवर्त सारणी है वो हमें बताती है कि 118 तत्वों के बारे में हमें जानकारी है। ये नंबर वास्तव में ज्यादा होगा। अभी बहुत सारे तत्वों की खोज हो चुकी होगी जिनको आवर्त सारणी में स्थान अभी नहीं दिया गया, लेकिन अगर आप आवर्त सारणी को देखते हैं तो 118 तत्वों के बारे में हमें जानकारी है। दूसरे प्रकार के शुद्ध पदार्थ को यौगिक या कंपाउंड कहा जाता है। अब देखिए, इनमें क्या होता है कि इनमें भी दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व ही शामिल होते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से मिलकर जो एक नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे जल यानी H2O, ये एक यौगिक है। ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड भी दो तत्वों से बना हुआ है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, यानी ये भी यौगिक है। नमक भी एक यौगिक ही है क्योंकि इसमें भी दो तत्व हैं, एक सोडियम और एक क्लोरीन, इनसे मिलकर के ये बना हुआ है। तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के हैं, एक तत्व और दूसरे यौगिक। देखिए, जो यौगिक हैं, यौगिक के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, यौगिक केवल तभी बन सकता है जब दो तत्वों के बीच रासायनिक संयोग हुआ हो। यदि रासायनिक संयोग नहीं हुआ है, ऊर्जा का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यौगिक नहीं बनेगा। दूसरी बात, यौगिक में तत्वों का भारानुपात सदैव निश्चित रहता है। जब भी आप एक यौगिक बनाएंगे तो उसमें उसके घटक तत्वों का अनुपात निश्चित रहेगा। जैसे अगर आप जल बनाना चाहते हैं तो जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका भारानुपात 1:8 ही रहता है, और ये फिक्स्ड है, 1:8। दो बातें हुई। तीसरी बात, जब एक यौगिक बनता है तो उसके घटक तत्व अपने गुणों को आंशिक रूप से या पूरी तरह खो देते हैं। जैसे देखिए, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के संयोग से पानी बनता है, 2H2 प्लस O2 gives 2H2। देखिए, H2O एक यौगिक है। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन तत्व के परमाणु हैं, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन तत्व के परमाणु हैं, इन दोनों से मिलकर के जल बना है। तो घटक कौन हुए? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। देखिए, हाइड्रोजन गैस एक अति ज्वलनशील गैस है, यह बहुत आसानी से आग पकड़ लेती है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन जलने को सपोर्ट करती है, जलने में सहायक गैस है। हाइड्रोजन जलने वाली गैस है और ऑक्सीजन जलने में सहायक गैस है। लेकिन आप जानते हैं कि जो पानी है ये ना तो जलता है और ना ही जलने में सहायक है, बल्कि ये तो आग को बुझाने में काम आता है। तो देखिए, जब भी यौगिक बनेंगे रासायनिक संयोग का होना जरूरी है, ऊर्जा का परिवर्तन होना जरूरी है, घटक तत्वों का भारानुपात नियत होना जरूरी है, और घटक अपने गुण आंशिक या पूरी तरह से खो देंगे, ये भी आवश्यक है। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। जब हम मिश्रण के बारे में बात करेंगे तब हम इन दोनों की तुलना करेंगे। देखिए, अध्ययन की सुविधा के लिए हमने यौगिकों को दो भागों में बांटा हुआ है,
जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अकार्बनिक और कार्बनिक। कार्बनिक यौगिक कार्बन से बने हुए विशेष प्रकार के यौगिक हैं, जबकि जो शेष तत्व हैं और कार्बन के कुछ यौगिक हैं, इन सबको हम अकार्बनिक की श्रेणी में रखते हैं, और इन तत्वों से बनने वाले जो यौगिक हैं इनको भी हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। चलिए अब हम मिश्रण की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मिश्रण में भी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ होंगे, लेकिन इनका अनुपात नियत नहीं होगा। आप किसी भी अनुपात में दो शुद्ध पदार्थों को मिला दीजिए तो आपको मिश्रण या मिक्सचर मिल जाएगा। अब देखिए, जो मिश्रण है, हम एक बार इनके भी गुणों की बात कर लेते हैं। मिश्रण बनने के लिए रासायनिक संयोग का होना आवश्यक नहीं है। जब मिश्रण बनता है तो रासायनिक संयोग नहीं होता। ऊर्जा का परिवर्तन भी आवश्यक नहीं है। निश्चित भारा अनुपात होना भी आवश्यक नहीं है, और घटक अपने गुणों को खो दें ऐसा भी आवश्यक नहीं है। देखिए, ये चारों पॉइंट यौगिकों के गुणों से बिल्कुल विपरीत हैं। यौगिक के पास रासायनिक क्रिया होनी जरूरी है, मिश्रण के पास नहीं होती। यौगिक में निश्चित भारानुपात होता है, मिश्रण में नहीं होता। यौगिक में ऊर्जा का परिवर्तन आवश्यक है, मिश्रण में नहीं होता। और यौगिक में घटक अपने गुणों को खो देते हैं, मिश्रण में नहीं खोते। तो यदि आपसे यौगिक और मिश्रण में अंतर पूछ लिया जाए तो आपको ये चारों अंतर दे देने चाहिए। अब देखिए, जिस तरह से यौगिक दो प्रकार के थे, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं सममांगी मिश्रण, एक को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो पहले हम बात करते हैं सममांगी मिश्रण यानी होमोजीनस मिक्सचर की। देखिए, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें संगठन पूरे मिश्रण में एक समान हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, तो आप उसको सममांगी मिश्रण कहते हैं। अगर किसी मिक्सचर में थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो तो आप उसको सममांगी मिश्रण कहेंगे, होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। जैसे अगर आप नमक को पानी में घोल करके एक मिश्रण बना ले या चीनी को पानी में घोल करके एक मिश्रण बना ले, तो आप ये नहीं बता सकते कि उसमें चीनी कहाँ है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, पूरी तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब दूसरी तरफ अगर आप रेत को पानी में डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको रेत अलग दिखाई देगा नीचे की तरफ बैठा हुआ, और पानी ऊपर की तरफ दिखाई देगा। यानी इस मिश्रण का कंपोजिशन ऊपर की तरफ अलग है, नीचे की तरफ अलग है। तो हम क्या कहेंगे, ये विषमांगी या हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। विषमांगी या हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो देखिए, मिक्सचर दो तरह का हुआ, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। होमोजीनस मीन्स के यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, जबकि हेट्रोजीनस मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर नहीं है। तो देखिए, ये बात हुई मिश्रण के बारे में। तो अब हम एक बार बात कर लेते हैं फिर से द्रव्य के भौतिक और रासायनिक गुणों की। जैसे मैंने आपको बताया था कि भौतिक गुणों में वो आएंगे जो पदार्थ के संगठन को प्रभावित नहीं करते, जबकि रासायनिक गुणों में वो आएंगे जो पदार्थ के संगठन को प्रभावित कर देते हैं। एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनमें जो रासायनिक परिवर्तन है वो नहीं होगा, और इसीलिए जो संगठन है वो भी परिवर्तित नहीं होगा। जैसे किसी पदार्थ का रंग है, जो कलर होता है, कलर एक भौतिक गुण है। उसकी जो भौतिक अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि H2O, ये अगर ठोस अवस्था की हम बात करें तो ये बर्फ होता है। अगर हम द्रव अवस्था की बात करें तो ये वाटर होता है, और अगर हम गैस अवस्था की बात करें तो ये वाटर वेपर्स के रूप में होता है। देखिए, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है, लेकिन केमिकली तीनों ही H2O हैं। अगर आप इनका संगठन की बात करेंगे तो तीनों ही H2O हैं। इसके अलावा गंध यानी स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, घनत्व यानी डेंसिटी, और चालकता यानी कंडक्टिविटी, तो ये सभी किस कैटेगरी में आएंगे, भौतिक गुणों की कैटेगरी में। इनकी वजह से पदार्थ के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरी तरफ अगर आप रासायनिक गुणधर्मों की बात करेंगे तो मोटी मोटी सी बात याद रखिए कि अगर संगठन परिवर्तित हो गया तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, यानी वो प्रक्रिया रासायनिक गुणों में आएगी। जैसे आप किसी वस्तु को जला देते हैं, जैसे हमने कोयले को जला दिया, हमारे पास सी सॉलिड है, हमने इसको हवा में रख करके जला दिया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CO2 गैस। देखिए, पदार्थ का जो संगठन है वो पहले क्या था, सी सॉलिड, सारे जो परमाणु थे वो कार्बन के थे, लेकिन अब क्या हो गया, CO2 गैस। तो
क्योंकि यहां संगठन बदल गया है, तो इसका मीनिंग होगा कि ये एक रासायनिक गुणों की कैटेगरी का पदार्थ है। ये क्या हुआ है भाई, इसको पहले बंद करना पड़ेगा। चलिए, तो किसी पदार्थ की अम्ल या क्षारों के साथ अभिक्रिया तो किसी पदार्थ के साथ जो अम्लों की अभिक्रिया होगी या क्षारों की अभिक्रिया होगी, तो आप उसे भी रासायनिक गुणों में रखेंगे। देखिए, अगर हम भौतिक गुण या रासायनिक गुण में एक मोटे तौर पर अंदर करना चाहें, तो देखिए, जो भौतिक गुण है वो केवल बाहरी गुण होते हैं पदार्थ के, उनका पदार्थ के संगठन से कोई संबंध नहीं होता। जबकि जो रासायनिक गुण हैं, ये पदार्थ के आंतरिक गुण हैं, इनका संबंध पदार्थ के संगठन से सीधा होता है। दूसरी बात कि जब हम कोई परिवर्तन कराते हैं, भौतिक परिवर्तन, तो उसमें पदार्थ का संगठन नहीं बदलता, जबकि रासायनिक गुणधर्मों में पदार्थ का संगठन बदल जाता है। तो देखिए बच्चों, आज ये जो पहली वीडियो थी आपके फर्स्ट लेसन की, इसमें हमने जो बेसिक टर्म्स हैं जिनका आपको आगे जिनकी जरूरत पड़ेगी, उनके बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल में मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।